हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास को देखने वाले हैं। आज दोस्तों हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 128 यानी कि पार्ट नंबर दोस्तों 128 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 127 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास रहेगी रीजनिंग की एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी जो आपकी आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और आज की इस क्लास में हम आपको 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज हम किस तरह के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को कहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हमें फिगर दे रखा है, एक अच्छा सा फिगर है पंचभुज का और इसके अंदर कुछ कट लगे हुए हैं। इनमें से दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कहा है कि परिवार अगर पालन पोषण से संबंधित है तो विद्यालय हमारा किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 9 कहा यदि पेन को ये लिखा जाता है तो टीयूबी का कोड क्या होगा, टब का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। देखिए यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई और खास करके दोस्तों यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट, इनके लिए ये क्लास शानदार होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपसे रीजनिंग के लगभग 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हो सकता है 57 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपी पुलिस वालों के लिए। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। देखिए शुरुआत करने से पहले आप एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यानी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय का क्वेश्चन मार्क से है। तो दोस्तों बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो ये दे रखा है इसके स्थान पर एज इट इज जो अक्षर आएगा, जो शब्द आएगा वो कौन सा शब्द होगा। देखिए सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर परिवार के बारे में, क्योंकि परिवार के बारे में कहा गया है और शब्द किससे बताया है, पालन पोषण से बताया है। किससे बताया है, पालन पोषण से। तो एक बात समझिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो बच्चे होते हैं परिवार में क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो परिवार का जो मुखिया होता है उसका मुख्य कार्य होता है उन बच्चों का पालन पोषण करना। क्या करना होता है, पालन पोषण करना होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे विद्यालय के बारे में, किसके बारे में प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे विद्यालय के बारे में तो आपको एक बात याद रखनी है, जो विद्यालय होगा वो बच्चों को क्या दिलवाएगा। विद्यालय का क्या क्या होता है, बच्चों को शिक्षा दिलवाना। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों परिवार बच्चों के लिए पालन पोषण का कार्य करता है, उसी प्रकार विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्य करता है, यानी कि शिक्षण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं पिछला प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दी गई संख्या समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे विकल्प समुच्चय का चयन करना है जो हमारा प्रश्न समुच्चय के संबंध बनाता हो। ठीक है, ये बताना है। तो देखो मैं अगर बात करता हूँ इस समुच्चय की, सीधे इसके लॉजिक की बात करते हैं। अगर आप इसके लॉजिक को देखेंगे तो यहाँ पर जो लॉजिक बनाया गया है वो 5 और 12 को क्या किया है इन्होंने, आसपास के जो नंबर हैं, आसपास के दोस्तों जो नंबर हैं इनको आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, इनको स्क्वायर करके जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरह से प्यारे दोस्तों जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 और प्लस में 144।
तो 144 जो बनेगा प्यारे दोस्तों वो कितना बनेगा 169, और ये जो होता है 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब आसपास की संख्याओं का प्रयोग करके बीच की संख्या का स्क्वायर लाना है। आसपास की संख्याओं का प्रयोग करके हमें बीच वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर लाना है, इसको हम समझेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर 13 के स्क्वायर की, तो अभी देखा 169 होता है। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 0, 8, 9 और 290, तो कितना हो जाएगा 290। 290 कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होगा आपका 121 और 9 का स्क्वायर 181, सॉरी माफी चाहेंगे 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर 11 का 121, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 202, लेकिन 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर का जो स्क्वायर है 15 का 225 होता है दोस्तों। उसके बाद 13 का 169 अभी हम देखे थे, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं 9 5 14, 6 2 8 1 9, ठीक है। 6 2 8 1 9 और 2 1 3, और 394 को जब देखें तो कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है 394, तो इस कारण हमारा ये नंबर भी गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 4, आपने ट्रिपलेट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छे से ट्रिपलेट पढ़ा होगा 6 8 10 का। 6 8 10 का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में 8 का स्क्वायर कर देते हैं, तो बराबर में हमारा बीच वाली जो संख्या 10 दे रखी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और बराबर में 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। तो इस तरह से वही संबंध आपका बनेगा जो हमारा संख्या समुच्चय का संबंध है। सब जो क्वेश्चन में दे रखी है वो समुच्चय और आपका ऑप्शन नंबर 4 का समुच्चय एज इट इज संबंध बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहां पर आपको कोडिंग दी गई है। A#B का अर्थ है ए बी की माता है, A@B का अर्थ है ए बी की बहन है, A&B का अर्थ है ए बी के पिता हैं, और A&B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण को हमें सोल्व करना है और बताना है कि टी से किस प्रकार संबंधित है, ये बता देना है। तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? चलिए मैं आपको करवा के दिखाता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको एक बात याद रखनी है, संबंध हमेशा आगे वाली का पीछे वाले से बना रहा है, मतलब जो आगे दे रखा है उसका पीछे वाले से संबंध बता रहा है। बस इतनी बात अगर आप सीख गए तो आपका क्वेश्चन केवल और केवल 30 से 40 सेकंड का है। गौर से समझो, यहां पर कहा है W#Q। W#Q का मतलब है आगे वाले जो शब्द है, जो अक्षर है वो पीछे वाले की माता है। तो आगे वाला अक्षर कौन दे रखा है? आप कहेंगे W दे रखा है, तो W माता हो जाएगी पीछे वाले किसकी? आप कहेंगे सर Q की। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। W माता हो जाएगी पीछे वाले Q की, तो माता आई है तो इसलिए W को हमने माइनस लगाया है। आगे कहा है A@B, मतलब आगे वाली बहन है पीछे वाले की, तो देखो @ Q और T के बीच में लगा है, तो आगे वाले कौन हो जाएगा? यहाँ पर Q हो जाएगा, और बहन किसकी हो जाएगी दोस्तों? T की बहन हो जाएगी। आगे दोस्तों कहा है A&B, आगे वाला पीछे वाले का पिता है। आगे वाला जो है A वो पीछे वाले B का पिता है, मतलब A&B T और Y के बीच में। तो जो पिता बनेगा प्यारे दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, टी पिता बन जाएगा किसका? पीछे वाले वाई का। पीछे वाले वाई का पिता बन जाएगा। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद फिर से कहा है A@M। A@M का मतलब है आगे वाली बहन है किसकी? आप कहेंगे आगे वाली बहन हो जाएगी हमारी पीछे वाले किसकी? M की। तो आगे वाली बहन, यहां पर इसको बहन बना देते हैं किसकी? पीछे वाले किसकी? तो आप कहेंगे सर M की। तो इस तरह से इसको यहां पर रख देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे वाली बहन हो गई है, ठीक है। A@B का मतलब था आगे वाली बहन है, तो इसको बना दिया। उसके बाद M%K के बीच में पढ़ते हैं, तो M%K ये लिखा गया है। M%K लिखा गया है, तो मतलब क्या है? M%K का मतलब आगे वाली दोस्तों पत्नी है। क्या है? आगे वाली पत्नी है, तो M को पत्नी बनाना पड़ेगा पीछे वाले K की। तो पत्नी आएगी तो इसके लिए माइनस आएगा, और पीछे वाला K आपका पति आ जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ये एक लड़का है तो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कुछ संबंध बन रहा है, और हमसे कहा है तो के टी से कैसे संबंधित है? तो से किसके साथ लगा है? से लगा है प्यारे दोस्तों टी के साथ। तो टी क्या कहेगा? अब यहां पर आपको यह समझना है, ये जो टी दे रखा है ये क्या कहेगा इसके को? तो टी कहेगा कि मेरी एक बच्ची ये है, दूसरी बच्ची ये है, और दूसरी बच्ची का पति है, मतलब ये क्या हो जाएगा? टी का दोस्तों दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छे से याद रखेंगे, टी का दामाद हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? दामाद। देखो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि
यदि का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है और डैश का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द नहीं दिया गया है विभाजन, तो यहाँ पर हम इसको सीधा सा हल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम विभाजन बना लेंगे, गौर से समझना है, उसको हम विभाजन यहाँ पर बना लेंगे, विभाजन का अर्थ जोड़ है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम एक समीकरण लिख देते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे तो 72 आएगा, 72 के बाद थोड़ा सा गैप देंगे, 9 आएगा, 9 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों 8 आएगा, 8 के बाद 2 आएगा, ठीक है। 8 के बाद 2 आएगा और बराबर में ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो प्रतीक हैं उनके जो चिन्ह दिए गए हैं उनको हम बदल देते हैं। तो लास्ट में देखो कहा है गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, विभाजन है। गुणा का अर्थ अगर विभाजन है तो यहाँ पर विभाजन रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कहा है माइनस का अर्थ गुणा है, देखो ये लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा कर देंगे। और डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ है। पहली लाइन जो हमने सुधारी थी यहाँ पर डिवाइड का अर्थ जोड़ हो गया। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है तो दोस्तों घटाव है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको समझना है, सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए डिवाइड सॉल्व करेंगे। 9 8 72, मल्टीप्लाई होगा 3 का, प्लस में हो जाएगा 8 और माइनस में हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे सर 8 तिया का हो जाता है 24, 24 में 8 जुड़ जाएगा, 24 में 8 जुड़ जाएगा और 2 घट जाएगा, तो 24 8 32, अगर 2 चला जाएगा प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 नंबर आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 30 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 30 सही उत्तर आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। पहले स्थान पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सुधार कर लेना है, भाग का अर्थ जोड़ बना लेना है, ठीक है। भाग का अर्थ जोड़ बना लेना है। बढ़ते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करो, विषम का शब्द का चयन करो। तो देखो लिखा है थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और आगे सोडियम। तो बताइए इनमें से विषम क्या है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं इन चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में जो पहले 3 ऑप्शन है ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या है ये दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रेडियो एक्टिव क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे तीनों के तीनों। रेडियो एक्टिव तब आपका थोरियम होता है, यूरेनियम होता है और रेडियम होता है। जबकि अगर प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम के बारे में, तो सोडियम क्या होता है, आपका सोडियम एक इंपॉर्टेंट धातु हो जाता है, जो एक सॉफ्ट धातु होता है। क्या होता है, ये एक सॉफ्ट धातु, ठीक है, सॉफ्ट धातु होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक क्रियाशील धातु कह सकते हैं। और इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, अगर पानी के संबंध बना देंगे तो इसमें विस्फोट हो जाता है। तो सोडियम एक सॉफ्ट धातु है, जबकि थोरियम, यूरेनियम और रेडियम ये तीनों की तीनों जो हैं ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि पारुल 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में साइकिल चलाती है। पारुल नाम की लड़की है दोस्तों, 3 किलोमीटर की दूरी पूर्व की दिशा में साइकिल चला रही है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ पारुल को, ठीक है। इसकी दूरी कितनी बनाऊंगा दोस्तों, इसकी दूरी बनाऊंगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ से प्रारंभ कर रही है पारुल और पूर्व की दिशा में जा रही है। उसके बाद दोस्तों कहा है, चलिए यहाँ पर हम पूर्व की ओर इसको चलवा देते हैं। आगे कहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों पारुल अभी भी यहाँ पर नहीं रुकी, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी। दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ रही है और कितनी गई है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने, कितनी, 1 किलोमीटर की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 2.5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो अब उसे पश्चिम की दिशा में मोड़ना है। कहाँ पर, इधर, इधर पश्चिम की दिशा में दोस्तों मोड़ देना है इसको, ठीक है। इसको अगर हम पश्चिम की दिशा में मोड़ देंगे तो इसकी जो दूरी बनेगी ये 2.5 किलोमीटर, कितनी बनेगी, 2.5 किलोमीटर बन जाएगी। इसको याद रखेंगे। तो अब पारुल कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। इसके बाद दोस्तों कहा है अब वह दाहिनी तरफ मुड़ती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है। दोस्तों पारुल ने क्या किया है, दाहिनी ओर मुड़ी है। कहाँ पर मुड़ी है, दाहिनी तरफ। तो एक आपको बात याद रखनी है प्यारे दोस्तों, जब भी पारुल का मुख हमारा पश्चिम दिशा में है, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में पश्चिम की ओर साइकिल चलाई थी उसने, ठीक है। तो दोस्तों इसका मुख कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। और किसी व्यक्ति का मुख अगर जब भी पश्चिम दिशा में हो और दोस्तों उसे दाईं ओर मुड़ना हो तो एक बात याद रखना प्यारे दोस्तों, वो कहाँ पर जाएगा, वो उत्तर की दिशा में जाएगा। कहाँ पर, उत्तर की दिशा में जाएगा। इस बात को बस याद रख लेना है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना है। तो दूरी कितनी बताई है सर, 1 किलोमीटर बताई है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखो ये एक आयत बन जाएगा ना, एक आयत। ऊपर का 2.5 इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको ऊपर का 2.5 मान लेंगे। तो 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा। कितना, 0.5 बचेगा। इधर भी 2.5 है और इधर इधर दोनों साइड 1 है। तो ये हमारा 2.5, ये 2.5 समानुपात हो गया, ठीक है, मतलब समांतर हो गई। और उसके बाद ये 1 और ये 1, ये भी
समांतर, मतलब ये एक रेक्टेंगल बन गया। और दोस्तों अब बताना है वह प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहां पर स्थित है। तो प्रारंभिक स्थिति कहां पर है, अभी मैं ग्रीन कलर से बताता हूं। देखो प्रारंभिक स्थिति प्यारे दोस्तों ये है, और प्रारंभिक स्थिति से कहां पर आ चुकी है, यहां पर आ चुकी है। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा है, आप कहेंगे सर पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा है और दूरी कितनी है 0.5 किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब आधा किलोमीटर इसने दूरी तय की है प्रारंभ से। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर बनेगा 0.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहा है दोस्तों, दर्पण में घड़ी के, यहां पर लिखा है दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो एक बात याद रखेंगे आप लोग, दर्पण प्रतिबिंब की जब भी बात होती है, किसकी, दर्पण की, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी प्यारे दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब की बात हो, मिरर इमेज की बात हो, तो एक ट्रिक याद रखनी है आपको, 11:60 में से दिया गया समय घटा देना है, या फिर 12 बजे में से दिया गया समय घटा देना है। तो दो बातें, या तो 11:60 में से आप दिया गया समय घटा देंगे, या आप क्या करेंगे 12 बजे में से आप दिया गया समय घटा देंगे। तो अब इस स्थिति में 3:15 है, 3:15 है, तो हम क्या करेंगे 11:60, यहाँ पर क्या लिखेंगे 11:60 और घटा देंगे 3:15। तो देखो 15 में से अगर 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, 45 बचेगा। उसके बाद 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, आप कहेंगे 8 बचेगा। तो 8:45 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो दोस्तों ये भी एक सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सीरीज दे रखी है, इसमें हमारा नंबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यह बताना है। दोस्तों अगर इस श्रृंखला को देखा जाए और ये क्वेश्चन मार्क है, इसको अगर हम फाइंड आउट करें, तो देखो कैसे कर सकते हैं, इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनका हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर इसका डिफरेंस देखेंगे आप लोग तो बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले 17 और 21 का डिफरेंस देखेंगे सर, 4 का डिफरेंस है। 21 और 30 का डिफरेंस देखेंगे तो सर 9 का डिफरेंस है। 30 और 46 का डिफरेंस देखेंगे तो सर 16 का डिफरेंस है। 46 और 31 का डिफरेंस देखेंगे तो सर 25 का डिफरेंस है। तो आगे वाला डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर देखो 4, 9, 16, 25 चल रहा है तो अगला वाला हमारा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 71 में प्यारे दोस्तों 36 जोड़ देंगे। 71 में क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या करेंगे 71 और प्लस में 36 प्यारे दोस्तों, प्लस में 36, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 3 10, मतलब 107 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 107 इज द राइट आंसर। देखो आया कैसे है, ये आया कैसे है, देखो जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो वो एक बार समझ लीजिए इसको। देखो ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है आपका 4 का स्क्वायर, ये लिखा है आपका 5 का स्क्वायर, तो ये अगला वाला क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, तो 107 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया है कि निश्चित कोड भाषा में पेन को क्या लिखा गया है 321028 लिखा गया है, तो TUB का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ जाए तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेन को लिखेंगे तो इनका प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले। तो P होता है 16 पर, E होता है दोस्तों 5 पर, N होता है 14 पर। और इसे लिखा क्या गया है, इसे क्या लिखा गया है, आप कहेंगे सर 32 लिखा गया है, आप कहेंगे सर 10 लिखा गया है, उसके बाद 28 लिखा गया है। ऐसा ही तो लिखा है 32 10 28, बिल्कुल। इसका लॉजिक क्या है, 16 का डबल कर देना है, 5 का डबल कर देना है, 14 का डबल कर देना है, यही तो लॉजिक है। मतलब जो भी नंबर का, जो भी अक्षर का हमारा क्या है प्लेस वैल्यू है, उसको 2 गुना कर देना है। तो T को आप देखते हैं तो सर T20 पर आता है, लेकिन 2 गुना करना है तो 40 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, 40 लिखना पड़ेगा, 40। तो देखो 40 से ये वाला ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, तो मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद E देखते हैं, E को देखेंगे तो सर क्या होता है, E का हमारा 1 मिनट U देखेंगे। अब हम T के बाद क्या देखेंगे, U देखेंगे। तो T के बाद U 21 पर होता है, 21 के बाद क्या, 21 दूना का सर 42 होना चाहिए, 40 के बाद 42, 40 के बाद 42, और B का मतलब होता है 2, 2 का मतलब 4, 40 42 4, 40 42 4 अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक ऐसा शब्द जिसके अक्षरों का प्रयोग करके हम शब्द नहीं बना सकते हैं, कौन सा विकल्प है। देखो यहाँ पर दोस्तों टेलीफोन लिखा है, यहाँ पर हमसे टेलीफोन लिखा है तो नोट लिखा है NOTE। आप देखेंगे NO उसके बाद TE, देखो ये दोनों लिखे हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। फोन को देखेंगे तो एज इट इज देखो लास्ट वाला पूरा का पूरा फोन लिखा है, मतलब ये वाला भी बनाया जा सकता है। लेट देखेंगे तो LET यहाँ पर हो जाएगा हमारा LET, ये भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप एल्स को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में जब एल्स को देखेंगे तो S आया है, क्या आया है S, लेकिन जब आप टेलीफोन को देखते हैं तो कहीं भी S दिखाई दे रहा है, कहेंगे नहीं, तो मतलब यही वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, विषम उत्तर है, या कह सकते हैं यही हमसे पूछा था, इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कहा है सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, क्या कहा है, सभी पोस्ट कार्ड क्या हैं, लिफाफे हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, जितने भी पोस्ट कार्ड हैं, जितने भी हमारे पोस्ट कार्ड हैं, एक मिनट, जितने भी हमारे यहाँ पर पोस्ट कार्ड हैं, P4 पोस्ट कार्ड, ठीक है, यहाँ पर P4 पोस्ट कार्ड बना देते हैं और सारे के सारे पोस्ट कार्ड क्या हैं, आप कहेंगे सर लिफाफे हैं, तो L4 यहाँ पर लिफाफे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। आगे कहा है दोस्तों कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, कोई भी लिफाफा क्या नहीं है, कागज नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, कागज को बनाएंगे, सबसे पहले प्यारे दोस्तों बनाएंगे कागज को, और इनकी फाइट कराएंगे किससे, आपकी कागज से लिफाफे की फाइट करवानी है, तो K4 कागज यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर K4 कागज रख देंगे, तो सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं और कोई लिफाफा कागज नहीं है, ठीक है। इस तरह का हमारा आरेख बनेगा प्यारे दोस्तों, इस तरह का आरेख बनेगा। तो अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में कहा है कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, क्या कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, आप कहेंगे सर लिफाफे कहाँ पर हैं, ये रहे और ये रहे पोस्ट कार्ड, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कुछ के बारे में पूछा है, तो बाहर से अंदर की ओर के लिए कुछ हमेशा सही होता है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सर्कल तो कुछ वाला सही होता है। कैसे, देखो एक बात समझो, आप पूरा का पूरा सर्कल लिफाफे का ले रखे हो और लिफाफे के अंदर का छोटा सर्कल ये भी तो आ रहा है इतना इतना सा, तो कहेंगे बिल्कुल कुछ जो पोस्ट कार्ड हैं, जो आपके कुछ लिफाफे हैं वो पोस्ट कार्ड हो जाएंगे। आगे कहा है कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज, ये रहा कागज, ये रहा लिफाफा, तो आप कहेंगे पहले कहा था कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, इस बार कह रहा है कोई भी कागज लिफाफा नहीं, तो वो सही तो कह रहा है। देखो कहाँ, यहाँ पर कागज और लिफाफे की लड़ाई ही तो हो रही है, पहले भी कह रखा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरे में कहा है कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कहा है कि कोई भी पोस्ट कार्ड, एनी वन पोस्ट कार्ड नोट क्या हो जाएगा आपका कागज, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। तो ये रहा पोस्ट कार्ड, ये रहा कागज। देखो इसमें कहा है जब कागज की लड़ाई किससे है, लिफाफे से है, और लिफाफे के अंदर होकर के जाना पड़ेगा कागज में, तो ये तो पहले ही भैया रोक लेगा, ये तो पहले ही रोक लेगा। अगर कागज सोचेगा कि मैं अंदर जाऊं लेकिन लिफाफा की लड़ाई है तो ये घुसने ही नहीं देगा अपने घर में, तो ये कैसे कागज, मतलब कागज कैसे पोस्ट कार्ड हो सकता है, मतलब ये वाली भी बात सही कह रहा है कि कोई भी पोस्ट कार्ड आपका कागज नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो तीनों के तीनों सही हो गए, तो तीनों के तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि निष्कर्ष 1 2 3 सभी निकलते हैं, ऑल कंक्लूजन आर राइट, ऑल कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं छोर से 39वां है, राहुल नाम का लड़का है और दाएं छोर से दोस्तों कौन सा है, 39वां है। तो देखो दाएं छोर यही तो बनता है, यही तो दायां छोर होता है, हम इस तरह से लिखते हैं सर, ये हमारी स्क्रीन की दाएं दिशा हो जाती है, ये सर हमारी दोस्तों कौन सी, बाएं दिशा हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, बाएं दिशा हो गई। अब कहा है कि बाएं से, सॉरी, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल दाएं छोर से 39वां है, कौन सी दिशा से है सर, दाएं वाली दिशा से। दाएं वाली दिशा कौन बनेगी, यहाँ पर हमने बनाई है यार, उल्टी दिशा बना दी क्या मैंने, देखो यहाँ पर उल्टी दिशा बना दी थी, यहाँ पर हमने उल्टी दिशा बना दी। देखो ये होती है हमारी बाएं दिशा, ठीक है, माफी चाहेंगे, हमने उल्टी दिशा बना दी, ये हमारी बाएं होती है जबकि ये वाली स्क्रीन की तरफ दाएं होती है, ठीक है, इस तरह से होगी। तो अब कहा है राहुल दाएं छोर से 39वां है, कौन से छोर से, दाएं छोर से, तो मैं दाएं दिशा से बनाऊंगा राहुल को, राहुल नाम के शख्स को दाएं छोर से 39वां बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये रहा राहुल और ये हमारा 39वें स्थान पर आ गया दाएं छोर से कौन, R4 राहुल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसी पंक्ति में कहा है पंकज का स्थान बाएं छोर से 53वां है, पंकज नाम का लड़का है और इसका जो स्थान है वो बाएं छोर से 53वां है। तो मैं पंकज को यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पंकज को रखूंगा, एक मिनट, यहाँ पर मैं पंकज को रखूंगा और पंकज का जो स्थान बताना है वो दोस्तों हमारा बाएं छोर से कौन है,
53rd स्थान पर है पंकज। कौन से स्थान पर? 53rd मतलब 53 पर P4 पंकज। यहां से इस तरह से हमारी एक पंक्ति बनेगी। अब दोस्तों कहा है उनके स्थानों में परस्पर बदल लेने के पश्चात, उनके स्थानों को परस्पर बदल लेने के पश्चात मतलब यहां पर स्थान बदले जाएंगे। जहां पर पंकज है वहां पर राहुल आ जाएगा और जहां पर राहुल है उसके स्थान पर पंकज। तो कहा है राहुल दाएं छोर से 64वां हो जाता है। तो राहुल दाएं छोर से, देखो यही तो दाएं छोर की दिशा थी। गौर से समझो मैं कहां पर बता रहा हूं। राहुल ये यहां पर आ गया नया, और दाएं छोर से इसका जो स्थान बना है दोस्तों, दाएं छोर से इस पंक्ति में इसका जो स्थान बना है वो कौन बन गया? आप कहेंगे सर 64 बन गया। ठीक है, इस तरह से 64 हो गया। अब हमें बताना है ये 64 है, ये 53 है, टोटल पंक्ति में कितने स्थान है, टोटल माफी चाहेंगे टोटल पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। तो क्या बता सकते हैं? आसान है। राहुल की दो कंडीशन मिल गई, एक तो बाएं दिशा से मिल गई, दूसरी दाएं दिशा से मिल गई। ठीक है, तो राहुल एक तरफ से 53 हो गया प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ से 64 हो गया। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 6 5 11 मतलब 117। 117 क्या 117 लड़के हैं? तो देखो यहां पर दोस्तों 117 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल 2 बार काउंट हो गया, बाएं से भी काउंट हो गया, दाएं से भी काउंट हो गया। तो इस तरह से इसमें से एक घटा देना है। टोटल जो स्टूडेंट की संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 116 यानी कि 116 आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो लुप्त संख्या कहां पर है? ये दे रखी है लुप्त संख्या। इसका चयन करके बताना है कि कौन सा नंबर इस ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसके लॉजिक की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको लॉजिक समझना है। इसका लॉजिक क्या है? आपको क्या कर देना है? आपको करना है इन दोनों नंबर को दोस्तों जोड़ देना है। क्या करना है? इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। मतलब 50 और 31 क्या कर देंगे हम? 50 एक मिनट, यहां पर क्या करेंगे? 50 के साथ में 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? यहां पर 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81। और 81 को कैसे प्राप्त किया है? इस नंबर में अपने मन से 9 का गुणा कर देना है। गौर से समझना है, जो लास्ट का नंबर दे रखा है, जो ये लास्ट का नंबर दे रखा है इसमें अपने मन से 9 का गुणा कर देना है। तो नमे नमे के 81 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बात करेंगे 43 और 11 को जोड़ने के पश्चात। 43 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले 43 को जोड़ेंगे, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। उसके साथ साथ इसमें 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 43 के साथ हम 11 जोड़ देंगे तो 43 11 प्यारे दोस्तों 54 हो जाएगा। और 54 कैसे प्राप्त करेंगे? इस 6 में अपने मन से 9 से गुणा करेंगे। इस 6 में क्या करेंगे? जैसे ऊपर अपने मन से 9 से गुणा कर गया था तो यहाँ पर भी अपने मन से 9 से गुणा, देखो ये अपने मन से था तो 6 नमे के कितना हो जाएगा सर? 54। मतलब ये भी प्राप्त हो गया। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करके इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 42 और 21। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 42 और यहाँ पर लिखेंगे 21। दोनों को जोड़ देंगे 3 और 4 2 6 मतलब 63। क्या आया? आप कहेंगे सर 63 आया। और यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर हमें क्या करना था? क्वेश्चन मार्क का गुणा 9 में करना अपने मन से। तो 9 से काट देंगे, 9 7 63 मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो दोस्तों 5 शब्द हैं आपके पास, उपग्रह, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, ग्रह और सूर्य। तो इसमें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर मैं दोस्तों इसके ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 देखो 2 में दे रखा है और ऑप्शन नंबर 3 2 में दे रखा है। तो या तो 1 से शुरुआत होनी चाहिए या तो 3 से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखो उपग्रह से अगर शुरुआत करेंगे तो उपग्रह के बाद क्या आता है? ग्रह आता है। उपग्रह के बाद देखो कहीं भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं दे रखा है। 1 के बाद 2 है या तो 3 है। तो मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हैं। उपग्रह से हमारी शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, उपग्रह से हमारी शुरुआत नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गए। अब शुरुआत किससे होगी? तो ब्रह्मांड से। सबसे बड़ा ऑप्शन है ब्रह्मांड, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर लेंगे? ब्रह्मांड लिख लेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड लिख लेंगे तो तीसरा वाला पहले स्थान पर आना चाहिए। ब्रह्मांड के अंदर ही आता है दोस्तों गैलेक्सी, यानी कि जो हमारी आकाश गंगाएं होती हैं ये किसके अंतर्गत होती हैं? आप कहेंगे सर ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो यहां पर आ जाएगी आपकी गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या आएगा? गैलेक्सी के अंतर्गत आएगा आपका क्या? सूर्य। क्या आएगा? गैलेक्सी के अंतर्गत सौरमंडल आता है तो सौरमंडल में सूर्य होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सौरमंडल में क्या हो जाएगा? आपका सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 नंबर। 3 के बाद 2 के बाद 5, 3 के बाद 2, देखो 3 के बाद 2 इसमें नहीं था, यहीं से आपका ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका उपग्रह आ जाएगा। लास्ट में उपग्रह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा है।
जिस प्रकार दोस्तों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का चक्कर गैलेक्सी लगाती है, गैलेक्सी का चक्कर सूर्य लगाता है, सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहा है दोस्तों नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, हमें ये बताना है। तो हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं वो आप लोग इस ट्रिक को याद रख लेंगे, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। हम इसमें नंबर देंगे, सीधा नंबर देंगे तो कितने आ जाएंगे, दोनों के दोनों नंबर जोड़ देंगे तो 3 ट्रायंगल पता चल जाएंगे। कैसे पता चले हैं, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार समझ लें। देखो पहला ट्रायंगल हमने यहाँ से काउंट किया, दूसरा ट्रायंगल हमने इस तरह से यहाँ से काउंट किया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ये हो गए, और तीसरा सबसे बड़ा वाला, तो वही तो हमने सीधा ट्रिक का यूज किया है, 1 नंबर 2 नंबर बराबर में 3 त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से तो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। अब गौर से समझना है मैं कहाँ पर लॉजिक का प्रयोग कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले एक मैं यहाँ पर आधार बनाता हूँ, आधार के ऊपर ये देखो यहाँ पर 1 नंबर दूंगा 2 नंबर दूंगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमारे कितने आ जाएंगे इस कॉर्नर से, आप कहेंगे सर इस कॉर्नर से जो ट्रायंगल पता चलेंगे वो टोटल ट्रायंगल आपके 3 पता चल जाएंगे। उसके बाद देखो कॉर्नर चेक करते हैं, फिर से आधार यही रहने देंगे, फिर से प्यारे दोस्तों आधार यही रहने देंगे। अब की बार यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पर दे देंगे, तो इस कॉर्नर से हमें कितने पता चल जाएंगे सर, 3 पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर से आधार एक और रखेंगे। अब की बार में दोस्तों आधार ये वाला होगा, अब की बार में दोस्तों जो आधार होगा वो ये वाला होगा, और इस तरह से इसको यहाँ पर नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर देंगे 1 नंबर 2 नंबर, तो इस कॉर्नर से कितने पता चल जाएंगे, आप कहेंगे सर 3 पता चल जाएंगे। कितने, 3। ठीक है, टोटल कितने हो गए, आप कहेंगे सर 9 ट्रायंगल टोटल हमें पता चले हैं, और ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे। क्या यही सही है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, एक और ट्रायंगल पता चल रहा है हमें। एक और ट्रायंगल जो पता चल रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है, वो आपको गौर से समझना है। यहाँ पर यहाँ से जहाँ से हम रेड चला रहे हैं, गौर से समझना है। 1 मिनट में फिर से कलर अगर ब्लैक कर दूं तो सही से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा है और इस तरह से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझना है आप लोगों को, यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लो। देखो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले की। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो 9 के बाद एक और जुड़ जाएगा, टोटल 10 ट्रायंगल इसमें स्थित हैं। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या पता चलेगी वो 10 पता चलेगी दोस्तों। कितनी, 10 पता चलेगी। लेकिन ऑप्शन में 10 नहीं है यार, ऑप्शन में 10 नहीं है, तो इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल पता चल रहा है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, क्या 10 ट्रायंगल हैं इसमें। देखो मुझे तो पता नहीं चल रहा है यार, 10 तो मैंने क्लियर गिन लिए, लेकिन 11वां क्या हो सकता है, इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन मिस टाइप है, तो आप किसी ऑप्शन को बना लीजिए यहाँ पर 10। ठीक है, इस तरह से आप इस ऑप्शन को बना लेंगे 10। ठीक है, इस ऑप्शन को 10 बना लेंगे तो यहाँ पर 10 ट्रायंगल आपके स्थित हो जाएंगे। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 10 होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज के टॉप क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से दोस्तों लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।